साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस मेथड्स क्या है। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने प्योर लाइन, जो मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड सिलेक्शन और सिंगल सीड जो बोलते हैं डिसेंट मेथड, ये हमने है वो डिस्कस किया था। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बैक क्रॉस मेथड, राइट। तो समझते हैं पहले बैक क्रॉस मेथड क्या है। तो बैक क्रॉस का जैसे आपको पता है कि बैक क्रॉस मेथड होता है क्या है। तो ये क्या होता है कि दो पेरेंट्स होता है, उनके बीच में अगर हमने कोई भी क्रॉस किया, उसके बाद में क्या बनेगा, F1 बनेगा। F1 का अगर हम दोनों पेरेंट्स है उनके साथ किसी के साथ भी अगर हमने क्रॉस करवा दिया, तो उसको बोलेंगे हम बैक क्रॉस। यानी कि F1 क्रॉस विद दी बोथ दी पेरेंट्स, आइदर ए पेरेंट्स या फिर आइदर बी पेरेंट्स, किसी एक के साथ भी अगर हमने क्रॉस करवा दिया था, उसको बोलते हैं हम बैक क्रॉस मेथड। तो ये अब कैसे है डिटेल में थोड़ा हम इसको थोड़ा जानते हैं। तो बैक क्रॉस मेथड क्या होता है? बैक क्रॉस मेथड इज दी वन whose main objective is to incorporate desired gene, either dominant or either for the recessive, to highly productive or commercially successful variety which lacks that specific gene। मतलब हमें बैक क्रॉस मेथड से क्या होता है कि हमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें या तो फिर डोमिनेंट जीन को है वो ट्रांसफर करना है, या फिर रिसेसिव जीन को हमें ट्रांसफर करना है पेरेंट्स में। ठीक है, जो भी रिसिपेंट पेरेंट होगा या जो नॉन जो रिकरेंट पेरेंट होगा, उसमें हमने है वो ट्रांसफर करना है जीन। जीन किसका ट्रांसफर करना है? ये डिजीज रेजिस्टेंस का हो सकता है, ये कलर्स के लिए हो सकता है ना। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स रेदर देन दी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो हमें क्वालिटेटिव जीन है वो ट्रांसफर है वो करना है। तो इससे बैक क्रॉस मेथड से है वो क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हम कर देंगे पेरेंट्स में। जो भी हमारा रिकरेंट पेरेंट होगा, जो हमारा रिसिपेंट पेरेंट होगा उसमें। अब रिकरेंट जो रिसिपेंट पेरेंट, एक्सेप्टेड पेरेंट्स, ये क्या होता है, ये हम इसके बारे में आगे थोड़ा सा हम बताएंगे। डोमिनेंट पेरेंट्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डोमिनेंट पेरेंट्स का मतलब होता है, जैसे ये हो गया आर और ये है आर। तो इसमें ये जीन है वो डोमिनेंट जीन है, इसको बोलते हैं डोमिनेंट। इसका एक्सप्रेशन ये है वो डालना, ये है डोमिनेंट। और वो रिसेसिव में क्या होता है, आर है, स्मॉल आर है, ये भी डोमिनेंट है, तो इसमें है वो डोमिनेंट जीन का। रिसेसिव का मतलब होता है स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये है रिसेसिव जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एलील्स में रिसेसिव जीन एक्सप्रेशन ऐसा होता है, और एलील्स में डोमिनेंट जीन एक्सप्रेशन ऐसा होता है या फिर ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट वो है जीन। इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगट बट डोमिनेंट, क्योंकि इसमें आर है वो डोमिनेंट है। तो इस जो आर, ये स्मॉल आर है, ये क्या रिसेसिव है, तो इसके एक्सप्रेस को क्या कर देगा, कैपिटल आर है वो सप्रेस कर देगा। तो आर ही है वो डोमिनेंट है, वो इफेक्ट है वो दिखाएगा। तो दीज आर दी बोथ टू आर दी डोमिनेंट, बोथ टू आर दी डोमिनेंट जीन, दिस इज द रिसेसिव जीन्स। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ये कैसे है वो ट्रांसफर होता है, ये क्या है मेथड है वो, क्या है बैक क्रॉस मेथड। तो बैक क्रॉस मेथड्स का क्या क्या होता है, कैसे इससे ब्रीडिंग करते हैं, कैसे इससे हमें वो वैरायटी को है वो डेवलप हम करते हैं। तो बैक क्रॉस, मैं इसको हाइलाइटर को ले लेता हूँ। So Becross has been used by the plant breeders for decades to transfer specific character into elite lines। elite lines जिसमें हमने है वो ट्रांसपेरेंट करना है, इसको बोलते हैं हमारी रिसिपेंट पेरेंट या फिर रिकरेंट पेरेंट, राइट। इसको करना है, और कहाँ से ट्रांसफर करना है, जिससे ट्रांसफर किया है उसको क्या बोलेंगे हम, डोनर। इसको हम हमेशा है वो ऐसे साइन से है वो हमें है ना दर्शाएंगे। डोनर पेरेंट्स को हम मेल पेरेंट्स के रूप में भी हम इसमें बैक क्रॉस ब्रीडिंग में हम यूज करते हैं, जबकि रिसिपेंट पेरेंट को हम फीमेल के रूप में भी हम है वो यूज करते हैं। तो द वेराइटी विच receive gene is called as is known as recipient parent।
जो भी वैरायटी है वो हम जो जीन डालेंगे उसको रिसीव करेगी, उसको बोलेंगे हम रिसिपेंट पेरेंट। एंड वैरायटी विच इज सोर्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एज डोनर पेरेंट। जो हम जिससे हम डालेंगे उसको बोलेंगे डोनर पेरेंट। जिससे हम जिससे हम डालेंगे जीन उसको बोलेंगे डोनर पेरेंट, जिसमें हम डालेंगे उसको हम बोलेंगे रिसिपेंट पेरेंट, रिसीवर पेरेंट, या फिर इसको ही हम बोलेंगे रिकरेंट पेरेंट। और ये हो गया डोनर पेरेंट को बोलेंगे हम नॉन रिकरेंट पेरेंट। राइट, तो ये बात आ ही गई है, रिकरेंट पेरेंट, रिसिपेंट पेरेंट और नॉन रिकरेंट पेरेंट का हो गया मतलब डोनर पेरेंट। ठीक है, अब बैक क्रॉसिंग से क्या होगी, हम बैक क्रॉसिंग करेंगे तो क्या होगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी, अभी हम आगे स्लाइड में बताता हूँ कैसे है वो होमोजाइगोसिटी है वो बैक क्रॉसिंग में है वो बढ़ती है, और कैसे है वो हेट्रोजाइगोसिटी है वो बैक क्रॉसिंग में है वो घटती है और रिड्यूस होती है। सो बिफोर गोइंग टू बैक क्रॉस मेथड हम इसकी रिक्वायरमेंट को जान लेते हैं। बैक क्रॉस मेथड में हमें क्या क्या है वो चाहिए। तो बैक क्रॉस मेथड में हमें ब्रीडिंग करवाना है तो पहले क्या चाहिए, ब्रीडिंग के लिए हमें पहले सुटेबल पेरेंट्स है वो चाहिए। कौन से पेरेंट, रिकरेंट पेरेंट्स एज वेल एज नॉन रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पेरेंट में वो हो गया जिसको क्या बोलेंगे हम फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं रिसिपेंट पेरेंट। ठीक है, रिकरेंट पेरेंट, रिसीवर पेरेंट भी बोलते हैं, जिसमें हमने जीन डालना है, इसमें हमने जीन डालना है। इसमें बाकी सब बढ़िया है ये पेरेंट, लेकिन इसमें है वो डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है वो इसमें नहीं है, तो इसमें हमने डालना है। बाकी ये जो यील्ड में बढ़िया है, परफॉर्मेंस में है, ये जो पेरेंट्स है वो बढ़िया है। अब बात करते हैं डोनर पेरेंट्स की। डोनर पेरेंट्स क्या होता है, डोनर पेरेंट्स को मैंने आपको बताया था, इसको है वो मेल पेरेंट के रूप में है वो इस्तेमाल है वो किया जाता है, पहली बात तो। और इसमें ही है वो डिजीज रेजिस्टेंस की जीन होगी, लेकिन इसमें है वो यील्ड, ये यील्ड के लिए अच्छा नहीं होगा, परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसमें डिजीज रेजिस्टेंस की जीन होगी। तो हम इसको है वो मेल मेल पेरेंट्स के रूप में हम यूज करते हैं। तो इसका ही हम जीन इसमें है वो हम रिसिपेंट पेरेंट में या फिर रिकरेंट पेरेंट में डालते हैं। इसी को ही हम डोनर पेरेंट्स को ही हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट। ठीक है, एनआरपी, इसको कोई हम नॉन रिकरेंट पेरेंट हम बोला जाता है। तो अब बात करते हैं, पहली बात तो कर दी हमने पेरेंट सिलेक्शन की। पेरेंट्स में हम क्या करते हैं सिलेक्शन, नॉन रिकरेंट पेरेंट लेंगे और रिकरेंट पेरेंट लेंगे। नॉन रिकरेंट पेरेंट का मतलब हो गया फीमेल पेरेंट, जिससे हमने कोई डिजीज रेजिस्टेंस है वो ट्रांसफर करनी है, वो पेरेंट होगा। उस पेरेंट्स में क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है वो उपलब्ध होगा, उसमें रहेगा, लेकिन वो पेरेंट्स है वो डिजीज, वो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं होगा उसमें, और यील्ड भी उसकी अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसमें डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है। हमें तो डिजीज रेजिस्टेंस का जीन से ही मतलब है। तो ये हमने इस पेरेंट्स को हमने बोल दिया नॉन रिकरेंट पेरेंट। बार बार हम उसको यूज नहीं करें। रिकरेंट का मतलब होता है कि यूज करना, रीयूज करना। तो नॉन रिकरेंट पेरेंट ले लिया हमने मेल पेरेंट। बस केवल एक ही बार यूज करेंगे जब हम कोई भी डिजीज रेजिस्टेंस जीन या फिर इंसेक्ट पेस्ट पेस्ट रेजिस्टेंस या टॉलरेंट जीन हम डालेंगे, तभी एक ही बार हम उसका मेल पेरेंट्स का फिर नॉन रिकरेंट पेरेंट्स का है वो हम यूज करेंगे। तो ये हो गया, एक हो गया, एक एक लेते हैं हम डोनर पेरेंट्स, इसी को डोनर पेरेंट बोल दिया। एक लेते हैं हम रिसिपेंट पेरेंट, जिसको फीमेल पेरेंट्स बोलते हैं, जो यील्ड परफॉर्मेंस में बढ़िया है, क्रो परफॉर्मेंस में बढ़िया है, सुटेबल है उस जगह के लिए, लेकिन उसमें है वो डिजीज रेजिस्टेंस का जीन उपलब्ध नहीं है, तो उसको हमने ये जो चूज कर लिया फीमेल पेरेंट। ये आगे बात कर लिया। अब चूज करने के बाद में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बनेगा, हमारा F1 बनेगा। ठीक है, हमने मान लो सपोज इसमें हमने हमारा ए पेरेंट है, ये हो गया बी पेरेंट, राइट। ये क्या हो गया डोनर, ये हो गया रिसिपेंट। तो डोनर से रिसिपेंट में कोई भी डिजीज रेजिस्टेंस है, जीन डिजीज रेजिस्टेंट जीन हमने ट्रांसफर कर दी डोनर से रिसिपेंट पेरेंट में। जो हमारा F1 बनेगा उसमें क्या आएगा, इन दोनों के गुण आएंगे। मान लो इसका जीन है वो RR है, राइट, इसका जीन RR है, और इस जो जो फीमेल पेरेंट्स है उसका जीन है वो स्मॉल RR है। तो F1 क्या बनेगा, कैपिटल R और स्मॉल r। मतलब ये हुआ कि जो F1 बना हमारा, उसमें क्या आ गया, हमारा डिजीज रेजिस्टेंस है वो जीन है वो इसमें आ गया।
अब इसको हमने फिक्सेशन करना है, फिक्स करना है, इसको ही मेंटेन करना है, इसको फिक्स करना है। तो अभी हमने क्या किया, इसको हमने फिर बैक क्रॉस, जो फीमेल है रिकरेंट पेरेंट है, इसी के साथ हमने क्रॉस है वो करवा दिया। इसके साथ अगर हम इसमें हमने क्रॉस करवाएंगे कितने जनरेशन तक, लगभग 6 से 7 जनरेशन तक हम इसमें है वो क्रॉस करवाएंगे। तो हमें जो लास्ट में जो पेरेंट मिलेगा वो अगर डोमिनेंट जीन ट्रांसफर करना है तो RR मिल जाएगा, अगर रिसेसिव जीन ट्रांसफर करना है तो हमें स्मॉल आर आएगा। प्योर लाइन एज ये दिखेगा है वो कैसा, फीमेल पेरेंट की तरह, मतलब उसमें यील्ड बढ़िया होगी, जो जो ये लास्ट में बनेगा उसमें यील्ड बढ़िया होगी, परफॉर्मेंस उसका बढ़िया होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा जीन है वो इसमें ऐड कर दिया जो हमारा डिजीज रेजिस्टेंस का था। तो एक ये फायदा हो गया, ठीक है। तो यील्ड परफॉर्मेंस घटिया मतलब खराब नहीं हुई, यील्ड परफॉर्मेंस हमने वही की रखी, तभी तो हमने बैक क्रॉस करवाया ताकि यील्ड परफॉर्मेंस सेम रहे। लेकिन एक जीन है वो डिजीज रेजिस्टेंस है, वो एक पर्टिकुलर जीन है वो ट्रांसफर हो जाए। तो ये है बैक क्रॉस मेथड इन जनरल, मोटा मोटा। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि डोमिनेंट जीन ट्रांसफर कैसे होती है, रिसेसिव जीन है वो ट्रांसफर है वो कैसे होती है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। पहले पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, पेरेंट्स को सिलेक्शन किया, उसमें कौन कौन से पेरेंट्स सिलेक्शन करते हैं, एक तो लेते हैं हम नॉन रिकरेंट, एक लेते हैं हम रिकरेंट। नॉन रिकरेंट को क्या बोलते हैं हम, मेल पेरेंट, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डोनर पेरेंट। डोनर पेरेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही है वो कोई भी जीन होगा, डिजीज रेजिस्टेंस होगा, वो ट्रांसफर करेगा जीन को, वो हो गया। एक दूसरा है फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, रिकरेंट पेरेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसिपेंट पेरेंट। रिसिपेंट पेरेंट जो रिसीव करेगा जीन को, ठीक है। डोनर पेरेंट होगा, मेल पेरेंट होगा, वो परफॉर्मेंस से बढ़िया नहीं होगा, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस की जीन होगी। लेकिन जो हमारी फीमेल पेरेंट्स होगी, जिसको हम रिकरेंट पेरेंट के रूप में यूज करेंगे, उसमें क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस नहीं होगी, लेकिन क्रॉप परफॉर्मेंस और वो बढ़िया होगी। हमने तो क्या करना है, हमें तो क्रॉप परफॉर्मेंस भी बढ़िया चाहिए, साथ में डिजीज रेजिस्टेंस का भी वो जीन हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, बैक क्रॉस किया। बैक क्रॉस किसके साथ किया, फीमेल के साथ किया, राइट। फीमेल के साथ, फीमेल में क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस की जीन है। तो इस प्रकार से हम ये बैक क्रॉस प्रोग्राम है वो लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो रिकरेंट पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो स्टेबल हम रख सकें, और साथ में हमारे पास एक एक्स्ट्रा जीन है वो इसमें ऐड हो जाए। तो इस प्रकार से हम बैक क्रॉस प्रोग्राम है वो करते हैं। अब आगे हम करेंगे, अभी इसी लेक्चर में हम समझेंगे कि डोनर जीन, जो डोमिनेंट जीन है वो कैसे ट्रांसफर होती है, और जो रिसेसिव जीन है वो कैसे ट्रांसफर होती है। मोटा मोटा ये है। वो 6-7 जनरेशन तक हम बैक क्रॉस करेंगे तो हमें क्या होगी, होमोजाइगोसिटी है वो मिल जाएगी। अगर डोमिनेंट जीन को हमने ट्रांसफर करना है तो कैपिटल RR वाली जीन मिल जाएगी, अगर रिसेसिव जीन हमने ट्रांसफर करना है तो स्मॉल RR वाली जीन है वो मिल जाएगी। और लास्ट में फिर हम उसका क्या करेंगे, फिर हमने उसको, जो लास्ट स्टेप है वो हमने उसको क्या करना है, जैसे RR मिल गया, डोमिनेंट के हमने जीन को ट्रांसफर करना, RR मिल गया, उसको हमने क्या करना है, सेल्फिंग करना है। सेल्फिंग करने के बाद उसको हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो में हम लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, वही मल्टीलोकेशन एंड यील्ड ट्रायल। फिर उसके बाद में है वो सीड प्रोडक्शन, सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रीडर बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, सर्टिफाइड सीड बनेगा, ट्रूथफुल लेवल सीड बनेगा, फिर शिपिंग होगी, मार्केटिंग होगी, स्टोरेज और पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारा प्रोसेस है वो सीड सर्टिफिकेशन में है वो आगे होगा। तो अब आई थिंक यहाँ तक कहानी आपको ये वो समझ में आई होगी। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशंस, क्या है इसकी है वो एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। एक है एप्लीकेशन इसकी इंटरवेराइटल ट्रांसफर। इंटरवेराइटल मतलब जो एक क्रॉप, इस पे एक क्रॉप है उसकी दो वेराइटी, एक क्रॉप है उसकी ही है वो दो वेराइटी। और एग्जांपल, ए क्रॉप है उसकी A1 वेराइटी और ये हो गई A2 वेराइटी, उसमें ही है वो जीन को ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं इंटर वेराइटल। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रांसफर करना, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब होता है कि स्पीसीज ओनली, जैसे राइस है तो राइस की दो स्पीसीज में ही वो ट्रांसफर करना, एक वाइल्ड स्पीसीज से ये वो मॉडरेट स्पीसीज में। कोई वाइल्ड स्पीसीज का ऐसा जीनोम हो जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस हो, जो हायर एडोप्टेबिलिटी हो, उसका जीन को ट्रांसफर करना हमने हमारी मॉडर्न वेराइटीज में, तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक ट्रांसफर, राइट। और दूसरा बात होती है फिर है आइसोजेनिक लाइन प्रोडक्शन में।
उसके बाद में है साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर स्पेशली विथ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन्वॉल्व used to transfer the male sterility into pure line with prerequisite for many hybrid production breeding program, right? तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको इसकी कहानी। देख लेता हूँ मैं। ओके, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम डोमिनेंट जीन ट्रांसफर की और रिसेसिव जीन ट्रांसफर की। तो क्या होता है, कैसे कैसे होता है डोमिनेंट जीन ट्रांसफर और रिसेसिव जीन ट्रांसफर। तो ये है डोमिनेंट जीन ट्रांसफर। इससे पहले जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि बैक क्रॉसिंग में है वो कैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, वो कैसे है वो हेटेरोजाइगोसिटी है वो रिड्यूस होती है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये थोड़ा चार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बैक क्रॉसिंग से होगा क्या हमें। तो ये हमारा नॉन रिकरेंट पेरेंट है, राइट। इसको मैं थोड़ा हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये ये है हमारा ये, यस, दीज आर दी नॉन रिकरेंट पेरेंट जो मैंने आपको बताया था मेल पेरेंट की तरह यूज होगा ये है हमारा रिकरेंट पेरेंट जो कि होगा फीमेल पेरेंट की तरह यूज होगा। इसमें हमारी कोई भी जीन है वो हमने है वो ट्रांसफर इसमें इधर करनी है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या है, रिकरेंट पेरेंट क्या है। एक बार मैंने आपको समझा ही दिया। नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या है, वो मेल पेरेंट है। रिकरेंट पेरेंट क्या है, फीमेल पेरेंट है। नॉन रिकरेंट पेरेंट में क्या होता है, डोनर, इसको डोनर जीन, डोनर पेरेंट्स भी बोलते हैं। रिकरेंट पेरेंट को रिसिपेंट पेरेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो रिसीव करता है जीन को। और उसके बाद में जो नॉन नॉन रिकरेंट पेरेंट होगा वो फीमेल होगा, डोनर होगा उसमें। हाँ, वो एक चीज।
ये है मतलब इसका कहानी, मतलब
कोई डिजीज रेजिस्टेंस का हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो इस बैकक्रॉस मेथड से है वो हम इजीली है वो ट्रांसफर कर जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का मतलब। बस एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाई डिजीज रेजिस्टेंस अगर जीन हमने डालना है तो कौन सा है वो मेथड यूज कर। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें बेस्ट मेथड है वो बैकक्रॉस मेथड। और कभी कभी एग्जामिनर है वो घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का ट्रांसफर करना है तो कौन सा मेथड का यूज करते हैं। तो क्वांटिटेटिव के लिए बैकक्रॉस मेथड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बैकक्रॉस मेथड का यूज उसी में करते हैं जिसका जीन है वो हेरिटेबल हो, जो भी कैरेक्टर है उसका जीन है वो हेरिटेबल हो। अब हेरिटेबल कैरेक्टर का कैसे पता लगेगा, अब देखो इसको समझो। जो भी हमारे कलर है, फ्लावर कलर्स के हुए, ठीक है, और सीड का जो कलर हुआ, कोटिलिडन कलर हुआ, डिजीज रेजिस्टेंस हुआ, फॉर एग्जांपल रस्ट रेजिस्टेंस, ब्लाइट रेजिस्टेंस, ब्लास्ट रेजिस्टेंस, अर्गोट ऑफ डिजीज बाजरा, ठीक है। उसके बाद में कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंस हुआ, जैसे हेलिकोर पारमिजेरा इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन डालना है, या फिर ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर के लिए कोई डिजीज हमने है वो मतलब पेस्ट के लिए वो रेजिस्टेंस जीन डालना है। तो ये क्या है, जेनेटिकली है वो होती है, इफेक्ट होती है, जीन के द्वारा इफेक्ट होती है, ना कि इन्वायरमेंट के द्वारा। अब फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के द्वारा क्या किया है वो कैरेक्टर है वो होते हैं हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्वायरमेंट से होता है यील्ड, यील्ड है वो जीन से भी होता है, इसके साथ साथ में है वो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो भी कैरेक्टर अगर हमने यील्ड को ट्रांसफर करना है, एक वैरायटी मान लो हमारी वैरायटी है उसकी यील्ड अच्छी आ रही है, उसको मैंने किसी और में वैरायटी में डालना है, इंटर स्पेसिफिक या इंटरजेनरिक, तो ये बैकक्रॉस मेथड यूज नहीं होगा, क्योंकि हाँ हो सकता है हमने थोड़ा बहुत कर दिया लेकिन उसका इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट उस पर यील्ड पे पड़ेगा, उसका उसका वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो जैसे कोली एग्जाम्पल समझो आप कोलीफ्लावर, तो कोलीफ्लावर में अगर आपको कर्ड 17 से 18 डिग्री तापमान मिलेगा तो कर्ड का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है, चाहे आपने जीन कैसा भी डाल दिया हो। तो अगर आपने हाई यील्ड का जीन भी डाल दिया हो तो भी है वो अगर 17 से 18 डिग्री तापमान या फिर 30 से ऊपर चला गया तो कर्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा। उसी प्रकार से ट्यूबर हुआ, ट्यूबर का तापमान बढ़िया क्या रहता है पोटैटो में, 17 से 19 डिग्री या फिर 18 डिग्री टेम्परेचर वो ट्यूबर के लिए बढ़िया रहता है। अगर मान लो 30 डिग्री से ऊपर कर दिया ट्यूबर का जो टेम्परेचर, तो क्या होगा, ट्यूबर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उसमें, चाहे जीन आप कैसा भी डाल। तो वो क्या है, इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो बैकक्रॉस मेथड है, बैकक्रॉस मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जैसे कलर हुआ, डिजीज रेजिस्टेंस हुआ, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हुआ, उनके लिए, रेदर देन दी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के लिए ये यूज नहीं होता है, यील्ड के लिए ये यूज नहीं होता, बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। और ये एग्जाम्पल पूछते हैं कि इसमें किस में यूज हुआ है, तो वीट में है वो बैकक्रॉस मेथड से है वो बहुत सारी वेराइटियां है वो वीट में है वो बनी है। तो अब बात कर लेते हैं इसका थोड़ा एडवांटेजेस की, जो किस अगर आपको ये बैकक्रॉस मेथड समझ में आ गया है तो अब आप एग्जाम्पल भी जो इसका एडवांटेज है वो भी आप लिंक कर सकते हो। कैसे इसका एडवांटेज क्या है, इससे क्या होगा, न्यूली डेवलप वेराइटी सुपीरियर टू दी recurrent parent and for the character which is transfer not only for others। मतलब जो हम कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी जो बैकक्रॉस में जो F9 तक जो हमारा बनेगा वो रहेगा रिकरेंट किया है, तो मतलब रिकरेंट पेरेंट की तरह ही रहेगा। लेकिन इसमें एडिशनली एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि उसमें जो भी हम कैरेक्टर डाल रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के रूप में इसमें वो कार्य करेगा। डिजीज रेजिस्टेंस का डालिए तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको है वो देगा। इनइफेक्टिव फॉर दी का ये डिसएडवांटेज है। तो वो इसका जो इनइफेक्टिव किसके लिए होता है, लो हेरिटेबल कैरेक्टर, मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए वो है वो नहीं यूज हम करते हैं। ये मैंने सारा आपको है वो अभी बता ही दिया है। राइट, अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, इसका है वो
एडवांटेज इंटर स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करने के लिए, इंटर जेनेटिक को ट्रांसफर करने के लिए, स्मॉल पॉपुलेशन में वहाँ पे उसका है वो जीन को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सारे है वो बैक्रॉस के एडवांटेजेस हैं। बात करते हैं कंपैरिजन। तो हमारे पास कंपैरिजन क्या है पेडिग्री मेथड्स का और बैक्रॉस मेथड में हम क्या है वो कैसे कंपैरिजन हम करेंगे। तो बैक्रॉस जो पेडिग्री मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम F1 और उसके बाद में जो जनरेशन आती है उसमें हम क्या करते हैं सेल्फिंग हम करते हैं, जबकि बैक्रॉस में ऐसा कोई सेल्फिंग हम F1 और सब्सिक्वेंट जनरेशन में सेल्फ हम नहीं करते हैं, बैक्रॉस ही करते हैं। सेल्फिंग हम तब करेंगे जब हमारे पास होमोजाइगोसिटी है वो आ जाए 6 F 7 8 जनरेशन के बाद। तब हमें लगेगा हाँ भाई हमारा डोमिनेट जीन है वो ट्रांसफर हो गया है, हमारा रिसेसिव जीन है वो ट्रांसफर हो गया है, उसी टाइम हम है वो सेल्फिंग का है वो टेस्ट करेंगे, फिर मल्टीलोकेशन ट्रायल जाएंगे, फिर पेरेटिक को है वो रिलीज हम करेंगे। तो ये बैक क्रॉस मेथड है वो उसमें हम क्या करते हैं सेल्फिंग है वो नहीं करते हैं अनलेस जब तक हमें नहीं मिल जाए होमोजाइगोसिटी। और जो पेडिग्री में क्या होता है न्यू वैरायटी डेवलप आर डिफिकल्ट फ्रॉम दी पेरेंट्स, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें पेडिग्री का मेंटेन एंसेस्टर का रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना पड़ता है। बैक क्रॉस में क्या ऑलरेडी हमें पता है रिकरेंट पेरेंट कौन है, बस सिंपली क्रॉसिंग ही हमें उसकी करवानी पड़ती है आइडेंटिकल विथ रिकरेंट पेरेंट एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर्स व्हिच इज ट्रांसफर, राइट। सो दीज आर द एडवांटेज of the pedigree and Bacross methods और या भी comparison। सो इसका जो पेडिग्री मेथड है इसका मेन एम क्या है इम्प्रूविंग द यील्ड एबिलिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैरायटी, जबकि इसका क्या है ओनली फॉर डिजीज रेजिस्टेंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेथड इज टू इम्प्रूव द स्पेसिफिक डिफेक्ट ऑफ एन वेल अडोप्टेड पॉपुलर वेराइटीज। जो वेल अडोप्टेड पॉपुलर वेराइटी है उसमें डिफेक्ट क्या है उसी को ये वो बैक्रॉस है वो मेजर करता है। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये बैक्रॉस मेथड क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा मेथड है वो यूज होता है, वो बैक्रॉस मेथड होता है। डोमिनेंट जीन ट्रांसफर होता है और इसमें होता है रिसेसिव जीन ट्रांसफर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।